नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और 21 मई से फॉर्म ओपन भी हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 22 जून। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरिए, अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आप फॉर्म भरिए। वैकेंसी हैं 12,256 वैकेंसी हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट भी हैं, वैकेंसी कम नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो होगा आपका अगस्त और सितंबर में, और टियर 2 का एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर में। ठीक है, सिलेबस वही है, 25 क्वेश्चन आएंगे सभी पोर्शन से जैसे कि आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा? जैसे आपका जीएस है जो सबका समान अध्ययन आता है, वो आते हैं 25 क्वेश्चन। अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी कर ली है तो इसके लिए इस पोर्शन को करने के लिए आपको 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको आ रहा है तो आराम से इसको आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है। बाकी आपको सब पोर्शन पे मेहनत करनी है। इंग्लिश में भी आपका टाइम कम लगता है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। उसके बाद रीजनिंग है, सबसे लास्ट में मैथ में कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं केवल जीएस की। ठीक है, 25 क्वेश्चन का आपका हम सेट, रोज़ आपको 2 सेट प्रोवाइड कराएंगे। उसमें हम आपको हर सेट में 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको हम देते रहेंगे। तो आज से आपको एक सीरीज़ मिलेगी जो लगातार एग्जाम तक आपको कम से कम 2 वीडियो प्रोवाइड कराते रहेगी। स्पेशल 26 जीएस सीरीज़ फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई अलग टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे 2009 में यह दर्जा दिया गया था। यह मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पाई जाती है। तो 2 चीज़ें नोट डाउन करनी है कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पाई जाती है और इसको दर्जा कब दिया गया था? 2009 में। ठीक है, डॉल्फिन तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन इसको कब दर्जा मिला था ये डेट याद रखनी है और ये कहाँ पाई जाती है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पंचतंत्र प्राचीन भारतीय नीति कथाओं का संग्रह है। इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा को रोचक बनाना था। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करते चलिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसी दिन भारत गणराज्य बना। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। ये नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिया गया था। इसका उद्देश्य सैनिकों और किसानों का उत्साह बढ़ाना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि नारा किसने दिया था। ये नारा कब दिया गया था? तो 1965 में भारत पाक युद्ध के समय दिया था और इसका उद्देश्य ये था कि सैनिकों और किसानों का उत्साह बढ़ाना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पाचन, विषैले पदार्थों को हटाने और ऊर्जा संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट है बुध। ठीक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है। इसका कोई उपग्रह नहीं है और ये सबसे छोटा उपग्रह भी है। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भी। गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और वो नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। तो इनको नोबेल कब मिला था? 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो जो भी आपको पॉइंट मिल रहे हैं आप नोट डाउन करते चलिए अगर आपको नहीं आता है तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी और इसका पहला जो अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ था और पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। तो किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। और कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, उड़ीसा के महानदी पर है, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो जो ओजोन परत है वो ओजोन से बनी होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होती है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27.3 दिनों में एक चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध धार्मिक कृति है। इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन है। तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये पीसीएस में पूछा भी गया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है जब तक बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वंदे मातरम गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख गीत था। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है। भारत में इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। डायनामो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो का कार्य क्या होता है? डायनामो का कार्य होता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकता है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड क्रांतिकारियों द्वारा सरकारी खजाना लूटने की घटना थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान प्रमुख थे। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया भोजन निर्माण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से लिखते हैं और ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।